हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए देखिए, अपन ने कल लास्ट लेक्चर के अंदर जो इंट्रोडक्शन है अपने सब्जेक्ट का इकोनॉमिक लॉज वाले का, वो अपन ने कल पढ़ लिया था, वो अपन ने कल समझ लिया था। ठीक है, अब आज अपन जो है वो फॉर्मली इसको स्टार्ट कर रहे हैं अपने वाले चैप्टर को। मैंने कल जैसा कि आपको बोला था कि अपन सबसे पहले इंश्योरेंस सेक्टर के जो लॉज हैं सबसे पहले अपन उसको पढ़ेंगे। तो अपन आज की क्लास में जो सबसे पहला लेक्चर है अपना इंश्योरेंस का, उस इंश्योरेंस के अंदर सबसे पहली जो अपनी यूनिट है, हालांकि हमारे को 2 यूनिट्स दी हुई है, उसमें जो यूनिट नंबर 1 है द इंश्योरेंस एक्ट 1938, सबसे पहले अपन उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो इंश्योरेंस एक्ट 1938 है, सबसे पहले अपन थोड़ा सा उसके फ्लैशबैक में जाते हैं, अपन थोड़ा सा उसकी बैक हिस्ट्री में जाते हैं कि ये क्या था, क्यों था, और उसके बाद में फिर अपन इसको आगे प्रोसीड करेंगे। देखिए, इंश्योरेंस का जो बिजनेस है आज की तारीख में जो आप देखते हैं इंडिया में, ये 1938 से पहले ऐसा नहीं था। मतलब मेरा कहने का ये है कि 1938 से पहले जो आपका इंश्योरेंस का बिजनेस था ना, ये बहुत लोअर लेवल पे होता था। मतलब कि जनरली जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती थी, या आपकी जिनको अपन हिंदी के अंदर बोलते हैं सहकारी समितियां, वो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती थी वो क्या करती थी, इंश्योरेंस का बिजनेस करती थी। कारण क्या था? कारण था कि हमारा जो इंश्योरेंस का बिजनेस था वो रेगुलराइज्ड नहीं था। आज का जो इंश्योरेंस का बिजनेस आप देखते हैं, आज जो आप इंश्योरेंस कंपनियां देखते हैं प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, या फॉरेन जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो इंडिया में अपना बिजनेस लेकर आई हैं या लेकर आ रही हैं, वो तो अभी बहुत रेगुलराइज्ड हैं, वो तो बहुत सिस्टमेटिक हैं, वो तो बहुत कोडिफाइड हैं। लेकिन 1938 से पहले की यदि अपन बात करें ना, तो हमारा जो ब्रिटिश इंडिया था, उस ब्रिटिश इंडिया के अंदर हमारे यहाँ पर इंश्योरेंस को लेकर किसी भी तरीके के बहुत जो रिच प्रोविजन है या बहुत जो जेन्युइन प्रोविजंस हैं, या अपन बात करें कि एक जो अपने पास में जो लीगल प्रोविजंस हैं, वो अपने को देखने को उस समय पे नहीं थे। और जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज थी, वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज ही जनरली क्या करती थी, इंश्योरेंस का काम किया करती थी। और जो इंश्योरेंस का बिजनेस होता था बहुत लोअर लेवल पर होता था। आज की तारीख में तो आप देखते हैं कि इंश्योरेंस की कंपनी अपने आईपीओज भी लेकर आ रही हैं, जैसे कि एलआईसी एक लिस्टेड कंपनी है और एक इंश्योरेंस कंपनी है। तो ऐसा अपन देखें ना, तो 1938 से पहले का जो इंडिया था उसके अंदर अपने को ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट देखने को नहीं था। ठीक है, तो आइए अब अपन इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं एक बार। ये वाला एक्ट जो अप्लाई हुआ था, वो अप्लाई हुआ था 1 जुलाई 1939 को। ये अपने को याद रखना है, क्योंकि ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है, ये एमसीक्यू का एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हो जाता है। इस पे एक एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है, जो 2 मार्क्स का एमसीक्यू आपका आएगा। उसके अंदर आपसे ये पूछा जा सकता है, उसके अंदर आपको ये बोला जा सकता है कि आपका जो ये इंश्योरेंस एक्ट है, इसका इन्फोर्समेंट इंडिया के अंदर कब हुआ था। तो आपको ये तारीख ध्यान रखनी है, 1 जुलाई 1939 को हमारा जो ये इंश्योरेंस एक्ट है, ये इंश्योरेंस एक्ट एप्लीकेबल हिंदुस्तान के अंदर किया गया था। एक बात। नंबर 2 पे चलते हैं, प्रायर टू 1912, थोड़ा सा और फ्लैशबैक में जाते हैं, 1912 से पहले की अपन बात समझते हैं। तो उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है देयर वाज नो इंश्योरेंस लॉ। हिंदुस्तान में कोई भी इंश्योरेंस लॉ था ही नहीं। मैंने आपको बोला ना, 1938 से पहले हिंदुस्तान के अंदर, ब्रिटिश इंडिया के अंदर कोई भी कोडिफाइड लॉ देखने को था ही नहीं। कोई भी किसी भी तरीके का कोडिफाइड अपन ने किसी भी प्रकार के कोई जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, या अपने लॉज हैं, या लॉज के जो प्रोविजन है, वो आपको कहीं पर भी देखने को नहीं थे। और इवन इनफैक्ट अपन ने तो यहां तक की बात कर ली कि 1912 से पहले भी कुछ नहीं था। फिर आगे लिखा, द इंश्योरेंस कंपनीज वर गवर्नड बाय द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 1882। देखिए ये वाला जो कंपनीज एक्ट है ना, ये वाला आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट, या आप कह सकते हैं कि जो हमारा ब्रिटिश इंडिया था ना, ये उसके समय पे चलने वाला कानून था। कौन सा वाला? जो आप ये बात कर रहे हैं ना, इंडियन कंपनीज एक्ट 1882 की। तो ये इंडियन कंपनीज एक्ट 1882 जो था, जिसमें कि आपके हिंदुस्तान में उस समय पे जो कंपनियां बनती थी, जिनको कि आपके अंग्रेज लोग जो होते थे, इंग्लिश जो गवर्नमेंट होती थी, या जो ब्रिटिशर्स होते थे, वो लोग कंट्रोल करते थे, वो लोग उसको चलाते थे। तो वो लोग जो है वो कंपनी बनाते थे, तो वो कंपनी अपन रजिस्टर्ड करते थे इंडियन कंपनीज एक्ट 1882 में भारत के अंदर, क्योंकि उस समय पे ब्रिटिश इंडिया था, उस समय पे ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। तो इन्होंने क्या करा कि जो इंश्योरेंस की जितनी भी कंपनियां उस समय पे डेवलप हुई, या इंश्योरेंस की सोसाइटी उस समय पे जो डेवलप हुई ना, उनको अपन ने कहां पर रजिस्टर्ड किया? इंडियन कंपनीज एक्ट 1882 के अंदर। उसको अपन ने किसी भी इंश्योरेंस एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं किया, क्योंकि इंश्योरेंस एक्ट तो हमारे इंडिया में था ही नहीं उस समय पे। अच्छा, फिर क्या बोला? The life insurance business was nationalized in year 1956. Therefore, the Life Insurance Corporation of India Act 1956 was passed. यानी कि जो हमारा आप जो देखते हैं ना, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ठीक है, जिसको अपन इन शॉर्ट बोलते हैं एलआईसी। तो जो एलआईसी कंपनी है ना, वो एलआईसी कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट में रजिस्टर्ड है।
समझ गए आप मेरी बात। और ये एक्ट अपना कब आया था? ये एक्ट आया था हमारा 1956 में। 1956 में क्यों आया? क्योंकि हमारा जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस था ना भारत के अंदर, उसको आपने नेशनलाइज कब किया था? उसको आपने नेशनलाइज किया था भारत सरकार ने इन द ईयर 1956 में। अब तो हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया आ चुका था, अब तो हमारी भारत सरकार इंडिपेंडेंटली आ चुकी थी। तो गवर्नमेंट ने आने के बाद में क्या करा कि अपना जो लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस था ना, उसको सबसे पहले नेशनलाइज किया था इन द ईयर 1956। और उसी सेम ईयर के अंदर, उसी साल के अंदर गवर्नमेंट ने अपना LIC एक्ट जो था वो पास किया। और LIC एक्ट पास करने के बाद में आपकी जो ये वाली कंपनी थी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इस लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को रजिस्टर किया गया। ठीक है, फिर क्या लिखा? द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम द September 1st 1956। तो यदि आप इसकी इनकॉर्पोरेशन की डेट की बात करेंगे तो ये इस कंपनी की क्या है? ये इस कंपनी की डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन या डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है। ठीक है, तो आपको इसको भी जो है वो MCQ के पर्पज से याद करना है। ये इसमें से कई क्वेश्चन MCQ के बनते हैं। तो आप ये ध्यान रखना कि आपको क्या करना है कि आपको ये याद रखना है कि जो हमारा नेशनलाइजेशन हुआ था लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का, वो इन द ईयर 1956 में हुआ था। उसके बाद में एक LIC एक्ट 1956 पास किया गया। और LIC एक्ट 1956 पास होने के बाद में फिर आपकी जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि जो LIC कंपनी है, जिससे कि आज की तारीख में अपन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी या डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिसी अपन परचेज करते हैं, तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन बना था, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो भी कब बना था? वो भी ईयर 1956 में यानी कि September 1st 1956 को रजिस्टर किया गया था। ठीक है, इसके बाद फिर इन्होंने लिखा कि मरीन इंश्योरेंस एक्ट 1963 वाज इनेक्टेड टू गवर्न एंड रेगुलेट मरीन इंश्योरेंस इन इंडिया। अब एक बात आप समझिए, मरीन इंश्योरेंस एक्ट क्या है? देखिए, कई बार क्या होता है कि कई बार जो हमारा माल है, वो हमारा माल एक कंट्री से दूसरे कंट्री में बाय द शिप या बाय वाटरवेज जाता है, बाय वाटरवेज। ठीक है, या अपन जो शिप है उस शिप के थ्रू अपन माल भेजते हैं। तो क्या होता है कि जब शिप के थ्रू माल जाता है और माल आपका बहुत वैल्यूएबल होता है, माल आपका बहुत कॉस्टली होता है, तो कई बार क्या रिस्क रहता है कि पानी में जहाज के डूबने की संभावना होती है। कई बार समुद्री लुटेरे होते हैं, समुद्री डाकू होते हैं, जो लोग क्या करते हैं, अटैक कर देते हैं, हमला कर देते हैं। समुद्री यानी कि जो आपके समंदर के टेररिस्ट होते हैं, आतंकवादी होते हैं, वो लोग भी कई बार हमला कर देते हैं। या फिर कई बार हमारे मशीनरी का ब्रेकडाउन हो जाता है, या फिर हमारे जहाज के अंदर कई बार आग लग जाती है, चोरी हो जाती है, थेफ्ट हो जाता है। तो इन सारी वजह से क्या होता है कि जो व्यक्ति माल का ऑनर होता है उसको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। तो गवर्नमेंट ने क्या करा कि गवर्नमेंट ने यह कहा कि जब माल आपका वाटरवेज के जरिए जाएगा तो आपके उस माल का हम क्या करेंगे, इंश्योरेंस करेंगे। तो जब माल आपका पानी के जरिए, समंदर के जरिए, किसी रिवर के जरिए, जब बोट से, शिप से, क्रूज से जब माल एक कंट्री से दूसरे कंट्री या एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाता है, तो गवर्नमेंट अपने को मरीन इंश्योरेंस की फैसिलिटी देती है। तो मरीन इंश्योरेंस जब आप ले लेते हैं तो वो जो मरीन इंश्योरेंस है, वो मरीन इंश्योरेंस हमारे शिपमेंट को या हमारा जो कार्गो से माल जाता है वाटरवेज के जरिए, उसको इंश्योर्ड कर देता है। तो उसमें यदि कल को किसी भी प्रकार की कोई भी रिस्क होती है तो सारी रिस्क बियर कौन करता है? जो आपकी मरीन इंश्योरेंस कंपनी होती है, वो उस रिस्क को बियर कर लेती है। तो हमारे को एक रिस्क कवर मिल जाता है और हम निश्चिंत होकर, निष्फिक्र होकर अपना जो माल है वो एक जगह से दूसरी जगह पे अपन शिपमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन ने क्या बात सीखी? अपन ने सीखा कि सर जो मरीन इंश्योरेंस एक्ट है, वो मरीन इंश्योरेंस एक्ट कहां पर एप्लीकेबल होगा? जब अपन बाय वाटरवेज या जब अपन बाय शिप एक जगह से दूसरी जगह पे माल को ट्रांसपोर्ट करते हैं, उस जगह पे क्या होगा? उस जगह पे अपन मरीन इंश्योरेंस एक्ट के अकॉर्डिंग जो अपने माल है उस माल को अपन क्या करा देंगे? इंश्योर्ड करा देंगे। इसके बाद फिर आया जनरल इंश्योरेंस बिजनेस वाज नेशनलाइजेशन इन 1972 and the act has been passed also in 1972 known as the General Insurance Business Nationalization Act 1972। देखिए, आपका लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस जो था उसको नेशनलाइजेशन कर दिया गया, मरीन इंश्योरेंस का जो अपना बिजनेस था उसको सेपरेट कर दिया गया, और उसके बाद में जितने भी आपके जनरल इंश्योरेंसेस बचे, जैसे कि आपका कोई थेफ्ट इंश्योरेंस हो गया, फायर इंश्योरेंस हो गया, या आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो गया, या मोटर व्हीकल इंश्योरेंस हो गया, किसी भी प्रकार का अदर जो इंश्योरेंस बचा आपका, उसको सबको अपन ने जनरल इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर कवर्ड किया। और ये बिजनेस भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नेशनलाइज कर दिया गया था। कब? 1972
1972 में, जिसके लिए कि गवर्नमेंट ने एक सेपरेटली एक्ट पास किया, जिसको कि अपन ने नाम क्या दिया, नाम दिया जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट 1972। ये नाम हमने उसको सेपरेटली दिया है। तो मेरा कहने का मतलब आपसे क्या हुआ, मेरा कहने का मतलब इन शॉर्ट ये हुआ, अपन ने ये सीखा, अपन एक बार क्विक इसका रिव्यू ले लेते हैं। देखिए अपन ने सबसे पहले बात करी इसके एनफोर्समेंट की कि ये कब एप्लीकेबल हुआ, तो अपन ने देखा 1 जुलाई 1939 को एप्लीकेबल हुआ था। क्या एप्लीकेबल हुआ था, जो हमारा इंश्योरेंस एक्ट था। उसके बाद में हमारे पास में 1912 से पहले भी कोई किसी भी तरीके का इंश्योरेंस एक्ट कोडिफाइड यूनिफॉर्मली नहीं था इंडिया के अंदर, ब्रिटिश इंडिया के अंदर। उसके बाद में जब अपन ने बात करी थी इंडियन कंपनीज एक्ट 1882 की, तो वहां पर क्या होता था कि वहां पर जितने भी आपके जो इंश्योरेंस के बिजनेसेस थे वो सारे के सारे कंट्रोल होते थे, कवर होते थे, रेगुलेट होते थे। कहां पे, आपके जो यहां पर ब्रिटिश कंपनीज एक्ट था, मतलब कि एक तरीके से सॉरी, जो ये इंडियन कंपनीज एक्ट 1882 था वहां पर, ठीक है। और उसके बाद फिर जो हमारा इंश्योरेंस बिजनेस था, उस इंश्योरेंस बिजनेस को नेशनलाइज अपन ने किया ईयर 1956 में, और उसमें अपन ने पास किया एक इंश्योरेंस एक्ट, मतलब जो लाइफ इंश्योरेंस एक्ट था हमारा, मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए जो एक्ट बनाया गया था, LIC एक्ट जो बनाया गया था, वो LIC एक्ट भी हमने कब बनाया, ईयर 1956 के अंदर LIC एक्ट, ठीक है। इसके बाद में हमने LIC कंपनी को भी इनकॉर्पोरेट किया सेम ईयर के अंदर। ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या था, 1 सितंबर 1956। उसके बाद में आप देखेंगे कि आपने मरीन इंश्योरेंस एक्ट बनाया। मरीन इंश्योरेंस एक्ट केवल किसके लिए बना था, कि जो वाटरवेज के जरिए या शिपमेंट के जरिए जब अपन माल एक जगह से दूसरी जगह पे भेजते हैं, तो वहां पर जो आपका माल का इंश्योरेंस, गुड्स का जो इंश्योरेंस किया जाता है, शिप का जो इंश्योरेंस किया जाता है, वो इंश्योरेंस होता है आपका मरीन इंश्योरेंस एक्ट के अंदर। और उसके बाद में फिर आप आएंगे जनरल इंश्योरेंस में, तो लाइफ और मरीन इन दो के अलावा जितने भी तरीके के अपने इंश्योरेंस बच गए, वो सारे के सारे इंश्योरेंस अपने कहां पर कवर्ड होते हैं, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर। तो गवर्नमेंट ने 1972 में इसको भी क्या कर दिया, अपने कंट्रोल में ले लिया, यानी कि इसका भी नेशनलाइजेशन कर दिया, और गवर्नमेंट ने इसके लिए एक सेपरेटली एक्ट बनाया जिसको अपन ने नाम दिया जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट 1972, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहां तक अपन ने जो समझा, वो अपन ने यहां तक का बहुत एक बेसिक इंट्रोडक्शन, एक हिस्ट्री टाइप इंट्रोडक्शन जो था, वो अपन ने यहां तक के लिए समझा। और इसमें से कुछ छोटे मोटे जो क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो केवल MCQ टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा इसमें से अभी तक के पार्ट में से कोई भी बड़ा क्वेश्चन या बड़ा सवाल हमारे से नहीं पूछा जा सकता। अब इसके बाद अपन एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया। देखिए ये जो शब्द है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूं पहले मैं, आप भी नोट कर ले में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो देखिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, सबसे पहले अपन उस बात को फोकस करें। क्या होता है कि हमारे इंडिया में हमने जो फॉरेन कंट्रीज के लोग हैं, फॉरेन जो कॉरपोरेट्स हैं, फॉरेन जो गवर्नमेंट्स हैं, फॉरेन जो बैंक्स हैं, फॉरेन बिजनेसेस हैं, उनको भारत सरकार ने FDI पॉलिसी के अकॉर्डिंग अलाउड कर रखा है कि दे कैन कम टू द इंडिया विद द इन्वेस्टमेंट, और वो हमारे इंडियन जो बिजनेसेस हैं, इंडियन जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, इंडियन जो सर्विस सेक्टर है हमारा, उसके अंदर वो लोग फॉरेन कैपिटल का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो हमने क्या करा, हमने जो बाहर के लोग हैं, उन बाहर के लोगों को हमने इंश्योरेंस कंपनीज में भी अलाउड कर दिया कि आप हमारे हिंदुस्तान के अंदर आ सकते हैं, और आप हिंदुस्तान में आकर जो हमारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं, चाहे वो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं, चाहे वो आपकी मरीन इंश्योरेंस कंपनीज हैं, या किसी भी प्रकार का इंश्योरेंस करने वाली कंपनीज हैं, उसमें आकर आप उनके बिजनेस के अंदर क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फॉरेन कैपिटल का। तो वो लोग आके हिंदुस्तान के अंदर फॉरेन कैपिटल, चाहे वो डॉलर हो, चाहे वो पाउंड हो, चाहे वो यूरो हो, या अदर टाइप ऑफ फॉरेन कैपिटल हो, किसी भी तरीके की, तो वो फॉरेन कैपिटल का कंट्रीब्यूशन कहां पे किया जा सकता है, फॉरेन कैपिटल का कंट्रीब्यूशन किया जा सकता है आपकी जो इंश्योरेंस कंपनीज है हिंदुस्तान के अंदर, उन इंश्योरेंस कंपनीज में हमारे को अलाउड कर दिया गया। अब उसके लिए प्रोविजन क्या है, जरा अपन वो डिस्कस करें। इंश्योरेंस मार्केट इन इंडिया वाज ओपनड अप फॉर प्राइवेट सेक्टर इन द ईयर 2000। मतलब पहले जो है 2000 से पहले की यदि अपन देखें, तो 2000 से पहले प्राइवेट सेक्टर में इंश्योरेंस कंपनीज को अलाउड नहीं था।
मतलब कि यदि अपन इंश्योरेंस कंपनीज का रजिस्ट्रेशन प्राइवेट सेक्टर में करें, यदि आज आप और मैं मिलकर एक इंश्योरेंस कंपनी बनाना चाहें तो 2000 से पहले ये हमारे को परमिशन नहीं थी। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन कर दिया इंश्योरेंस सेक्टर का। कौन से ईयर के अंदर? ईयर 2000 के अंदर। आगे लिखा, विद द इनेक्टमेंट ऑफ द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1999। क्योंकि उस समय पे क्या करा गया था, उस समय पे एक एक्ट बनाया गया था IRDAI, ये जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट लिखा हुआ है ना, इसकी मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है IRDAI। अपन जरा इसके बारे में भी एक बार जान लें कि ये क्या है। देखिए IRDAI जो है वो एक इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी और बॉडी है जो कि हिंदुस्तान में जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज है उनका रजिस्ट्रेशन कंफर्म करती है, उनका इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन करती है, टाइम टू टाइम उनका जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता है, उनका मैनेजमेंट होता है, उसको चेक करती है। यदि कोई भी पॉलिसी होल्डर्स की कल को कोई भी इंश्योरेंस कंपनीज के पास कंप्लेंट आती है और यदि मान लीजिए कि आप उस कंप्लेंट को प्रॉपरली मतलब इंश्योरेंस कंपनी डील नहीं करती है और इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ भी कोई कंप्लेंट यदि रहती है तो वहां पर उसको भी डील करने का जो अधिकार होता है वो IRDAI के पास में होता है। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है IRDAI के रिगार्डिंग कि इसका जो सबसे एक महत्वपूर्ण जो रोल है, एक इंपॉर्टेंट जो रोल है हमारे इंडिया की इकोनॉमी में IRDAI का, वो ये है कि ये प्रमोट करती है। ये किसको प्रमोट करती है कि जो आपके इंश्योरेंस सेगमेंट वाली कंपनीज है, जो इंश्योरेंस सेक्टर की जो कंपनीज है, ये उसको प्रमोशन करने का, ये उसको डेवलपमेंट करने का काम करती है। कौन? जो IRDAI है। ये गवर्नमेंट की बॉडी है, भारत सरकार की बॉडी है। यूनिट नंबर 2 के अंदर हम इस बॉडी के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद में आपने देखा इसमें आगे नेक्स्ट, बिफोर ओपनिंग अप ऑफ द सेक्टर फॉर द प्राइवेट प्लेयर द इंडस्ट्री कंसिस्टेड ऑफ ओनली 2 इंश्योरर। मतलब कि जब 2000 से पहले की मैं बात करूं, यदि आपसे 2000 ईयर से पहले की यदि मैं बात करूं, 2000 वाला जो साल था हमारा, उससे पहले की यदि अपन बात करें तो हिंदुस्तान में केवल 2 कंपनियां थी। क्यों? क्योंकि नेशनलाइजेशन हो चुका था, मैंने आपसे ऊपर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तो नेशनलाइजेशन में क्या करा गया था, एक तो लाइफ इंश्योरेंस के लिए लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बनाया गया था जिसको कि आपने नाम दिया था इन शॉर्ट में LIC, और एक आपने जनरल इंश्योरेंस करने के लिए जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बनाया जिसको कि आपने नाम दिया था GIC, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब क्या हुआ कि 2000 से पहले केवल और केवल आपके पास में ये 2 ही प्लेयर थे मार्केट के अंदर, यानी कि 2 ही इंश्योरेंस कंपनियां थी। इंश्योरेंस को लेकर किसी भी प्रकार का इंडियन मार्केट में कोई कंपटीशन नहीं था, बिल्कुल आप कंपटीशन लेस थे, उसमें कोई कंपटीशन वाली बात नहीं थी, क्योंकि इंश्योरेंस का बिजनेस केवल 2 ही कंपनियां संभालती थी ईयर 2000 से पहले। इसके लिए मैं आपको है ना एक चीज और बताना चाहता हूं। आप है ना ऐसा करिएगा कि आप अपनी फैमिली में, आप अपने फ्रेंड्स के यहाँ जान पहचान रिलेटिव्स वाले जो है जिनके पास में कोई इंश्योरेंस की पॉलिसी हो, कोई इंश्योरेंस की पॉलिसी हो, आप उनसे पूछना, आप एक सर्वे करना 10 लोगों के ऊपर, आप उनसे पूछना कि आपके पास में लाइफ इंश्योरेंस की कोई पॉलिसी है क्या, ठीक है। जो यंगस्टर्स हैं ना, आज के लोग हैं, आप उनसे मत पूछना। जो आप अपने दादा दादी या पापा मम्मी या घर पे जो आपके बड़े बुजुर्ग लोग हैं ना, उनकी एज के लोगों से आप पूछना आपके पास में कोई इंश्योरेंस की पॉलिसी है क्या। वो बोलेंगे हाँ है, तो आप उनसे ये बोलना है कि आप दिखाओ कौन सी पॉलिसी है। तो आप उस पर देखना कि कौन सी कंपनी का नाम है। मैं गारंटी से आपको दावे के साथ कह दूं 80-90% या 95% जो इंश्योरेंस की पॉलिसी उन लोगों के पास मिलेगी वो आपको बता दूंगा, या तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की मिलेगी, LIC कंपनी की मिलेगी, और या फिर मिलेगी आपको GIC कंपनी की। इसके अलावा तीसरे का नाम ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यदि वो पॉलिसी आपके 2000 से पहले की है, ईयर 2000 से पहले की है, तो आप 100% ये बात ध्यान रखना कि उससे पहले तो कोई प्राइवेट सेक्टर की कंपनी थी ही नहीं। ये तो बजाज आलियांज हो गया, या फिर रिलायंस रेलीगेयर हो गया, या HDFC हो गया, या एक्सिस हो गया, या SBI हो गया, या PNB मेटलाइफ हो गया, या कोई भी दूसरी कंपनीज हो गई इंश्योरेंस सेक्टर की। ये तो आज आई है, ये तो आज की तारीख में आई है, ये तो 2000 के बाद में आई है कि जब आपको अलाउ कर दिया गया IRDAI एक्ट बनाकर, ये तो तब आई है। लेकिन उससे पहले की यदि कंपनीज की अपन बात करें हिंदुस्तान के अंदर, तो हिंदुस्तान में वहां पर सिर्फ 2 ही कंपनी आपको देखने को मिलती थी। एक कंपनी होती थी LIC और एक कंपनी होती थी GIC। तो लाइफ इंश्योरेंस का जो काम संभालती थी वो तो संभालती थी आपकी LIC कंपनी, और लाइफ इंश्योरेंस के अलावा जितने भी इंश्योरेंस थे आपके ईयर 2000 से पहले के, वो सारे कौन संभालता था? वो संभालता था GIC कंपनी, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने क्या करा, अब गवर्नमेंट ने ईयर 2000 में प्राइवेट सेक्टर आपके लिए ओपन कर दिया। तो अब इन दोनों कंपनीज के लिए क्या हो चुका है, इंडिया के अंदर कंपटीशन खड़ा हो गया। और कंपटीशन खड़ा होने की वजह से प्रॉब्लम क्या आया, इस कंपनी के पास में जो मतलब पब्लिक कंट्रोल था या जो पब्लिक शेयर होल्डिंग थी वो बहुत कम थी। इसलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम इस कंपनी का क्या लेकर आएंगे, हम इस कंपनी का IPO लेकर आएंगे। IPO मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो पहले भी ये कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी थी, बट
अर्लियर इट वॉज नॉट अ लिस्टेड कंपनी, ये पहले लिस्टेड कंपनी नहीं थी, लेकिन आज की तारीख में ये कंपनी क्या बन चुकी है, आज की तारीख में ये कंपनी जो है वो आपकी लिस्टेड कंपनी बन चुकी है। तो ये गवर्नमेंट कंपनी भी है, ये स्टैच्यूटरी कंपनी भी है, ये इंश्योरेंस कंपनी भी है और ये लिस्टेड कंपनी भी है। यदि LIC कंपनी की अपन बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में जो इंश्योरेंस कंपनी जो रजिस्टर्ड मतलब जो लिस्ट हुई है अभी तक BSE और NSE के प्लेटफॉर्म पे या सेबी के पास में, वो एकमात्र कंपनी है और वो है आपकी LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब अपन इसमें आगे FDI वाले प्रोविजंस की तरफ मूव ऑन करते हैं जो अपने काम का पॉइंट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एट द एंड ऑफ ईयर 2021 जो डेटा अभी तक अपने पास अवेलेबल है, 57 इंश्योरेंस कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया, ऑफ विच 24 आर इन द लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस एंड 34 इन द नॉन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। यदि देखा जाए तो अपने पास में आज की तारीख में ईयर 2021 का डेटा यदि अपन लेकर चले, ठीक है, तो वहां पर अपने पास में कुल मिलाकर 57 इंश्योरेंस कंपनीज थी जो इंडिया के अंदर काम कर रही थी, और 57 में से देखा जाए तो 24 जो कंपनी थी वो आपके लाइफ इंश्योरेंस के अंदर आती थी, और 34 जो कंपनियां थी वो नॉन लाइफ इंश्योरेंस यानी कि आपका जो जनरल इंश्योरेंस का बिजनेस है या अदर इंश्योरेंस का जो बिजनेस है वो वाला बिजनेस सेगमेंट ये वाली कंपनियां मेंटेन करती थी। उसके बाद में फिर यहां पे लिखा फॉर FDI अप टू 74%, नो अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड, 100% FDI इज परमिटेड इन द इंश्योरेंस इंटरमीडियरी। देखिए, मैं इस प्रोविजन को समझाने से पहले आपको एक चीज समझा देता हूं। अपन एक पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करते हैं, आप नोट करिएगा इसको। ways to invest in India by फॉरेन एंटिटी। मतलब फॉरेन एंटिटी हिंदुस्तान में यदि इन्वेस्टमेंट करे तो फॉरेन एंटिटीज के द्वारा हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के क्या तरीके हैं। तो देखिए, उसमें तरीकों की यदि अपन बात करें तो सबसे पहला तरीका हमारे पास में यहां अपन फर्स्ट एरो लगा लेते हैं, इसको आप नोट डाउन करिएगा अपनी कॉपी के अंदर। यदि अपन पहले तरीके की बात करें तो यहां पे सबसे पहला तरीका आता है अपना अप्रूवल रूट, जिसको कि आप गवर्नमेंट रूट भी बोलते हैं, और एक दूसरा हमारा आता है ऑटोमेटिक रूट। ठीक है, अब इसको जरा अपन समझें एक बार। इसको अपन समझें एक बार तो देखिए, ये वाला जो रूट है अप्रूवल रूट की यदि अपन बात करें या गवर्नमेंट रूट की अपन बात करें तो उस केस के अंदर क्या होगा, उस केस के अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप विद द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फॉरेन कंपनी कैन इन्वेस्ट इन इंडिया। समझ गए आप बात? यानी कि आपको यदि गवर्नमेंट परमिशन दे देती है तो आप क्या करेंगे, तो आप फिर यहां पर हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको परमिशन नहीं दी तो फिर आप हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। अब एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं इसके रिगार्डिंग, ये हमारे को कहां पे कौन से सेक्टर्स के लिए जरूरत पड़ती है, दोज सेक्टर्स वेयर इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन एंटिटीज आर रेस्ट्रिक्टेड बाय गवर्नमेंट। ठीक है,
मतलब जहां पे हमने आपको फ्री ओपन अप एरिया नहीं दे रखा है, क्या आपके लिए ये एरियाज फ्री हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है या जैसे कि मान लीजिए कि इंश्योरेंस है, तो इसमें हमने आपको फ्री अप एरिया नहीं दे रखा कि आप चाहें जितना इन्वेस्टमेंट जब भी आप चाहें तब आप इन्वेस्टमेंट कर देंगे। यदि आपको इन्वेस्टमेंट करना है कुछ एक सेक्टर्स के अंदर, कुछ एक एरिया के अंदर, ज्यादा डिटेल में तो जब अपन फेमा वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे, FEMA फेमा 1999, उस समय पे अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको, लेकिन अभी मैं एक बार शॉर्ट में आपको समझा रहा हूं। तो अपन क्या करते हैं कि अपन जब यहां पर कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं ऐसे सेक्टर्स के अंदर जिन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमारे को गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए या गवर्नमेंट की परमिशन हमारे को चाहिए, तो ध्यान रखना उस केस में क्या होगा, उस केस में पहले हमारे को गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा, और जब गवर्नमेंट हमारे को अलाउड कर देगी तो ही अपन उस फॉरेन करेंसी का इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान की किसी कंपनी में करेंगे। अदरवाइज अपन इंडियन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट फॉरेन कंट्रीज से एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब ऑटोमेटिक रूट का मतलब क्या होता है? देखिए, यदि अपन ऑटोमेटिक रूट के मतलब की बात करें तो इसमें नो परमिशन इज रिक्वायर्ड, नो परमिशन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। यानी कि यहां पे आप ध्यान रखना कि ऑटोमेटिक रूट के अंदर यदि अपन चलें तो ऑटोमेटिक रूट में अपने को यह बात ध्यान में रखनी है कि अपने को किसी भी प्रकार का कोई भी अप्रूवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लेने की आवश्यकता नहीं है। अपन डायरेक्टली आकर जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अपने को सरकार से पहले ये नहीं पूछना पड़ेगा कि सर हम $5 लाख का, हम $50 का, हम $500 का, या हम 500 यूरो का या 5 लाख यूरो का इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंडिया में आ रहे हैं, तो क्या हमें परमिशन है या नहीं, क्या हम वो फॉरेन करेंसी इंडिया में ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं। आपको कहीं पर कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। तो आप ऑटोमेटिक रूट से यदि आते हैं तो आप ध्यान रखना आपको गवर्नमेंट से कोई परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। लेकिन यदि आप इस वाले रूट से आएंगे, उन सेक्टर्स में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे जो आपके लिए प्रोहिबिटेड सेक्टर्स हैं, तो पहले आपको गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा। जब गवर्नमेंट आपको अलाउड कर देगी उसके बाद में ही आप वहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप एक बार इसको कॉपी कर लीजिए, उसके बाद में फिर अपन आगे बढ़ते हैं। वत्सल, आपने क्वेश्चन पूछा ऑल FDIs आर कवर्ड अंडर द गवर्नमेंट रूट एंड शेयर मार्केट अंडर ऑटोमेटिक रूट। मतलब मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन, आप क्या पूछना चाह रहे हो? कि आपने ये लिखा है कि जितने भी FDIs हैं वो अपने गवर्नमेंट रूट से आते हैं, ऐसा नहीं। आपके सारे FDI जरूरी नहीं है, मैंने लिखा ना, आप देखो यहाँ पे दोज सेक्टर्स वेयर इन्वेस्टमेंट बाय द फॉरेन एंटिटीज आर रेस्ट्रिक्टेड बाय द गवर्नमेंट, जैसे कि आपके डिफेंस में है, जैसे ऑटोमेक एनर्जी, जैसे रेलवे, तो इसमें क्या कर रखा है गवर्नमेंट ने, रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है, इसमें आप रेस्ट्रिक्टेड है। तो आप यदि इन्वेस्टमेंट इसके अंदर करते हैं ना, तो पहले आपको गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा। यदि गवर्नमेंट आपको अलाउड करेगी तो क्या करेंगे, तो ही इन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। जैसे निधि कंपनी के अंदर हो गया। तो ये ऐसा रेस्ट्रिक्शन क्यों लगा रखा है, उसके पीछे का कारण मैं आपको बताता हूं। क्योंकि जो हमारा बेसिक कंट्रोल है ना, वो मे बी पॉसिबल पर्टिकुलर उस सेक्टर का पहुंच जाए किसके हाथ में, फॉरेनर्स के हाथ में या फॉरेन कंपनी के हाथ में। तो इसलिए क्या करा गया, इसलिए आपके ऊपर वो कंट्रोल लगा दिया गया कि यदि आप इनमें से किसी भी सेक्टर के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, ज्यादा डिटेल अपन फेमा में डिस्कस करेंगे इसकी, कि उन सेक्टर्स में यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। और गवर्नमेंट जब आपको अप्रूवल दे देगी उसके बाद में फिर आप क्या कर सकते हो, उसके बाद में फिर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ आपके क्वेश्चन का आंसर कि आपको सारे FDIs के लिए गवर्नमेंट रूट से या अप्रूवल रूट से जाने की जरूरत नहीं होती। कुछ आपके लिए परमिशंस होती हैं जिसमें कि आप ऑटोमेटिक रूट का यूज करके और आप क्या कर सकते हो, इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट आप ले सकते हो। ठीक है वत्सल, क्लियर अपना आंसर? जो FIs शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वो देखो FIs जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं ना, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो शेयर मार्केट में आते हैं कैपिटल लेके, उसके लिए अपने को ना सेबी की परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है। और वो लोग क्या होते हैं, वो लोग सेबी के साथ में रजिस्टर्ड होते हैं। समझ गए आप मेरी बात? तो जितने भी आपके फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जितने भी इंडिया में आते हैं फॉरेन कैपिटल लेकर यहाँ की कंपनीज में पैसा लगाने के लिए, उनको सबसे पहले सेबी के पास में रजिस्टर्ड होना पड़ता है। और सेबी के पास में रजिस्टर्ड होने के बाद जो इन्वेस्टमेंट की गाइडलाइन है उसके अनुसार उनको क्या करना पड़ता है, उसके अनुसार उनको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी आंसर क्या हुआ कि आप जो भी FIs या आपके फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर या फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर
यदि इंडिया में आते हैं फॉरेन कंट्री की कैपिटल को लेकर भारतीय बाजारों के अंदर या भारतीय कंपनियों में पैसा लगाने के लिए, तो उनको कौन से वाले रूट से आना पड़ेगा? उनको अप्रूवल वाले रूट से आना पड़ेगा। मतलब कि आंसर होगा कि गवर्नमेंट रूट से उनको अप्रोच करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनको पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है सेबी के पास में, और जब सेबी उनका रजिस्ट्रेशन कर देता है तो सेबी उनकी कंट्रोलिंग बॉडी होता है, उनको कंट्रोल करता है, उनको लाइसेंस देता है, और उसके बाद में ही वो लोग इंडिया में परमिशन उनको मिलती है इन्वेस्टमेंट करने की, फिर वो इंडियन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसलिए अपना आंसर क्या होगा? अपना आंसर होगा गवर्नमेंट रूट। ठीक है वत्सल, क्लियर अपना आंसर? वत्सल कोई डाउट? ठीक है चलें आगे। ये कॉपी कर लिया आप लोगों ने, तो एक बार कॉपी कर लीजिए फटाफट से इसको। आप यदि कॉपी नहीं किया तो फटाफट से एक बार इसको कॉपी कर लीजिए प्लीज। इसको अपन ने कॉपी कर लिया? आप सारे स्टूडेंट्स ने इसको कॉपी कर लिया है क्या? ये वाला डायग्राम अपने को फेमा वाले चैप्टर में भी काम में आएगा। जब अपन फेमा वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब भी ये वाला डायग्राम काम में आएगा, इसलिए आप इसको कॉपी कर लीजिए फटाफट से यदि आपने नहीं किया तो। चलें अपन आगे। ठीक है अब देखो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है। तो यहां पे मैंने आपको बोला कि यदि अपन एफडीआई की बात करें तो एफडीआई में देखो क्या होगा कि एफडीआई में आपको ध्यान रखना है कि एफडीआई में आपको जो इंडियन कंपनीज की जो 74% की कैपिटल है ना, केवल आपको वहां तक जो है वो एफडीआई करना है, उसके आगे आपको कोई भी जो है वो एफडीआई करने की परमिशन नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई एक्स लिमिटेड है और एक्स लिमिटेड की सपोज करिए, सपोज कैपिटल इज इक्वल टू ₹1 लाख, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ 74%। 74% का मतलब कितना हुआ? ₹74,000। तो आप 74,000 रुपए तक की जो कैपिटल है ना, उस कैपिटल में आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं, लेकिन बाकी की जो आपकी कैपिटल बची है उस बाकी की कैपिटल में आपको क्या करना पड़ेगा? इंडियन इन्वेस्टर का ही पैसा लेना पड़ेगा, उसके अलावा आप जो है वो कुछ नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम आपको ये ध्यान रखना, ये जो लिमिट आपको 74% की दे रखी है ये मैक्सिमम है, क्योंकि अप टू शब्द लिखा हुआ है। तो 74% तक का इन्वेस्टमेंट आप क्या कर सकते हैं? इंडियन जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनमें आप ले सकते हैं ऑटोमेटिक रूट से, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, और उसके लिए आपको गवर्नमेंट का कोई भी अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं होगा। कितने प्रतिशत तक? आप किसी भी इंडियन कंपनी की जो शेयर कैपिटल है उस शेयर कैपिटल के मैक्सिमम 74% तक का यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको गवर्नमेंट रूट से जाने की जरूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिक रूट से आप जाएंगे, आपका काम हो जाएगा, आपका इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट हो जाएगा। और उससे भी ज्यादा जो है वो मजे वाली बात, 100% एफडीआई इज परमिटेड इन इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज। अब देखिए इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज क्या होते हैं। देखिए इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज का मतलब क्या होता है? जो लोग इंश्योरेंस कंपनी और जो इंश्योर्ड होता है उसके बीच में कोई एजेंट होता है, ब्रोकर होता है, सब ब्रोकर होता है, अंडरराइटर होता है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होता है, इंश्योरेंस एडवाइजर होता है, रिटायरमेंट एडवाइजर होता है, ये सारे जितने लोग होते हैं ना, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? ये सारे के सारे कहलाते हैं इंश्योरेंस इंटरमीडियरी। ये एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, ये एक पार्टनरशिप भी हो सकती है, ये एक एलएलपी भी हो सकती है, और एक कंपनी भी हो सकती है। तो इंश्योरेंस जो इंटरमीडियरी है ना, उन इंश्योरेंस इंटरमीडियरी में यदि आप किसी भी तरीके का कोई भी एफडीआई आप लेना चाह रहे हैं तो 100% आपकी जो कैपिटल है उसके इक्वल टू का आप क्या कर सकते हैं? उसके इक्वल टू का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंटरमीडियरी के अंदर एक्सेप्ट कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब क्या हुआ, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूं। देखिए मेरा कहने का मीन ये हुआ, सपोज करिए ये एक इंश्योर्ड व्यक्ति है, ये एक इंश्योर्ड पर्सन है, यहां पे एक आपकी इंश्योरेंस कंपनी है, और इसके बीच में यहां पर एक ये इंश्योरेंस इंटरमीडियरी है। जैसे कि अपन सपोज करिए कि कोई ब्रोकर है, ब्रोकर कौन है? नाम दे देते हैं अपन एबीसी लिमिटेड। ठीक है, तो कहने का मीन क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि यदि कोई भी मान लीजिए कि फॉरेनर व्यक्ति है या कोई मान लीजिए कि फॉरेनर पर्सन है, जैसे इसको अपन ने नाम दे दिया रॉबर्ट, ये रॉबर्ट कहाँ का है? ये रॉबर्ट है यूएसए का।
तो ये फॉरेन व्यक्ति है। अब ये फॉरेन पर्सन यदि यहां पे इन्वेस्टमेंट करता है तो ये कितना इन्वेस्टमेंट कर सकता है? अप टू 74% तक का। लेकिन यदि ये व्यक्ति यहां पर इंश्योरेंस इंटरमीडियरी के अंदर एबीसी लिमिटेड में यदि इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो ये कितना इन्वेस्टमेंट कर सकता है? 100% ऑफ कैपिटल तक का। समझ गए आप मेरी बात? 100% ऑफ कैपिटल तक का। क्लियर है बात अपने को? तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि यदि कोई भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यदि लेकर आता है तो इंश्योरेंस कंपनी में यदि आप इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हो तो अप टू 74% तक का आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जिसके लिए कि आपको कोई भी परमिशन, नो परमिशन इज नीडेड फ्रॉम गवर्नमेंट। आपको कोई गवर्नमेंट से परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ध्यान रखना। लेकिन यदि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कहां पर? यदि कोई ब्रोकर है, अंडर राइटर है, सब ब्रोकर है या एडवाइजर है, इनकी यदि फर्मों के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको 74% नहीं बल्कि इन फर्मों की कैपिटल के 100% तक के बराबर गवर्नमेंट ने आपको ऑटोमेटिक रूट से अलाउ कर दिया है कि आप इन फर्मों के अंदर क्या कर सकते हो? आप इन फर्म्स के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट लाकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। क्लियर? अब आप बताइए कि एफडीआई वाले टॉपिक में कोई डाउट है तो प्लीज बोलें। इसको भी आप चाहें तो एक बार कॉपी कर लें, शॉर्टकट में आपको याद रहेगा। एक बार इस फ्लो चार्ट को भी आप बना लें ताकि आपको याद रहेगा। ये वाला एक बार लिख लीजिए इसको भी फटाफट से, इसको भी बना लीजिए आप एक बार अपनी नोटबुक के अंदर या पेज पे कहीं पे भी जहां पे आपको याद रहे। इसको फटाफट से ड्रॉ कर लीजिए। नहीं वत्सल, नॉन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं होता है, वो उसका नाम दिया हुआ है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नॉन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो ये हुआ ना एक तरीके का कि भाई पहले मैंने, जैसे जो रॉबर्ट था तो मैंने रॉबर्ट से पैसा उधार ले लिया पहले और फिर मैं इंडियन कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो वो हुआ। तो वो तो कोई इन्वेस्टमेंट ट्रीट करा नहीं जाएगा, उसके लिए तो गवर्नमेंट ने कोई भी रूल या रेगुलेशन या कोई भी लॉ बना नहीं रखा, तो वो तो इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब ये हुआ कि मिस्टर रॉबर्ट इंडिया में आया, $500 लेकर आ रहा है, तो $500 को लाकर वो डायरेक्टली खुद ही क्या कर सकता है? अपने नाम पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है। दैट विल बी कॉल्ड एज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो नॉन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है। ठीक है वत्सल? हाँ जी, इसको नोट डाउन कर लिया क्या आप लोगों ने? इस वाले फ्लो चार्ट को बताएं एक बार। ठीक है, चलिए उसके बाद में देखिए अब इसका जो पार्ट आता है अगला, वो आता है डेफिनेशनल पार्ट। यहां से अपन जो है वो कल कंटिन्यू करेंगे डेफिनेशनल पार्ट से। तो आज की क्लास में अपन ने क्या जाना? आज की क्लास में अपन ने जो इंश्योरेंस जो कंपनीज है उन इंश्योरेंस कंपनीज के अपन ने थोड़े बहुत एक हिस्ट्री के बारे में बात करी कि सर कौन सा जो एक्ट था वो कब एप्लीकेबल हुआ, कौन सा जो सेक्टर था वो कब नेशनलाइज हुआ, अपन ने उसके बारे में जाना। और उसके बाद में फिर अपन ने एफडीआई के बारे में बात करा, जिसमें कि अपन ने सबसे पहले ये डिस्कस किया कि ईयर 2000 के अंदर जो हमारे प्राइवेट सेगमेंट था, जो हमारा प्राइवेट मार्केट था, उसके अंदर इंश्योरेंस कंपनीज को अलाउड कर दिया गया कि वो कंपनीज भी आके इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। और उसके बाद में फिर अपन ने नेक्स्ट में ये पढ़ा कि सर जो हमारे यहाँ पर एफडीआई है वो इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर उन इंश्योरेंस कंपनीज की कैपिटल के 74% तक के लिए अलाउड है, और यदि इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज के अंदर अपन यदि बात करें तो वो 100% तक के लिए अलाउड किया गया है। तो ये अपन ने आज की क्लास में मोटा मोटी एक डिस्कस किया। कल जब अपन वापस नेक्स्ट क्लास के अंदर आएंगे तो उस क्लास में अपन जो डिस्कशन करेंगे वो अपन डिस्कशन करेंगे, इसमें कुछ एक हमारे को टर्म्स दे रखी हैं, कुछ एक हमारे को डेफिनेशंस दे रखी हैं, उन डेफिनेशंस के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। और फिर अपन उसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो हमारे इसके मेन प्रोविजंस हैं उन मेन प्रोविजंस के अपन अंदर आगे जो है वो बढ़ेंगे, क्योंकि इसका बेसिक जानना भी हमें बहुत जरूरी है। कुछ टर्मोलॉजी इसके अंदर आएगी, कुछ शब्द इसके अंदर आएंगे जिनको कि हम इस्तेमाल करेंगे इस पूरे एक्ट में जब अपन आंसर लिखेंगे उस समय पे भी, तो इसलिए हमारे को उसको भी जानना जरूरी है। तो कल अपन इसका जो डेफिनेशनल पार्ट है, कल वो वाला पार्ट अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।